हेलो मैं चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। लेक्चर नंबर 6 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशन का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा है और हेनरी लॉ को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। आप ध्यान रखिएगा कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। बिल्कुल सही है। आप किसी भी चीज का तैयारी करते हो, आप आईआईटी का तैयारी करोगे, नीट का तैयारी करोगे, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पास कर जाओ और आपको एमबीबीएस सीट मिल ही जाए। हो सकता है आपको कम नंबर आए, बीडीएस मिले एक बार में, बीएचएमएस मिले, तो कोई बात नहीं है, आप फिर से तैयारी करो, फिर से मेहनत करेंगे और एमबीबीएस सीट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो आप एक बार असफल होने से डरना नहीं है कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, हम तो किसी काम के ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 5 बार 6 बार 4 बार असफल हुए हैं और असफलता से सीख करके उन्होंने कहाँ गलतियां की, उसको सुधारा और सफल हुए और अच्छे रैंक से पास किए। तो आप भी अच्छे से पढ़िए। एक दो बार फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उस क्यों फेल हुए हैं इस रीजन को जानना है और उसे इंप्रूव करना है और सफलता को प्राप्त करना है। तो थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल टर्म है वेपर प्रेशर। मैं कंटेनर बना रहा हूं इस हिसाब से। ये कंटेनर एक हो गया और इसमें आप पानी भर लो। चलो वाटर मॉलिक्यूल या वैसा आप सब्सटेंस लेंगे जो वोलाटाइल हो, जिसका वाष्प बनता। ओके, तो यहां पे क्या होगा ना, दो टर्म डिफाइन होता है। एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहां से वाष्प जो होगा ना वो बनेगा, वेपर बनेगा और वो कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है। और एक होता है वेपोराइजेशन। दोनों में वेपर ही बनेगा, बट ये होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आप जैसे नदी वगैरह देखते हो तो नदी का भी पानी सूखता है, रिवर का पानी सूखता है। उसमें आप गए थे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करने के लिए, फिर भी हुआ ना। तो जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पे जो वाष्पीकरण की क्रिया, वेपराइजेशन की प्रक्रिया अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल्स में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो वो तो वेपर बनेगा ही। और एक होता है वेपराइजेशन, तो जो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, बॉइल करने लगता है। बट क्यों बॉइल करेगा, आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है, 1 atm के बराबर है। इस पे काम कर रहा है या हम लोग के ऊपर काम कर रहा है वायुमंडलीय सतह 1 atm। ठीक है। तो जब तक इस वाटर का वेपर प्रेशर या प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करता है, बॉयल नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहले बॉइलिंग पॉइंट को ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट व्हिच, आप लिख लो, टेम्परेचर एट व्हिच प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm। 1 atm जोड़ लो। ठीक है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वैसा टेम्परेचर होता है जिसपे इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 atm के बराबर होगा, तब वो बॉइल करने लगता है। उसी को आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होगा, 110 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होगा। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर जो होता है या वाटर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर हो जाता है, और 1 atm के बराबर पे ये उबलने लगता है, बॉइल करने लगता है। बॉइल करने लगेगा तो इसीलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे।
सिंपल बात। मैंने इवेपोरेशन समझाया, वेपराइजेशन समझाया और बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या होता है, जब आपका सॉल्यूशन 70 डिग्री सेल्सियस पे, 99 डिग्री सेल्सियस पे वहां से वेपर बनेगा तो इवेपोरेशन, ये स्वतः प्रोसेस है, जैसे रिवर झील वगैरह में होता है, वहां से भी वेपर बनता है तो उसको इवेपोरेशन। जब आप उसको गर्म करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये जितना जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उतना गर्म करोगे तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। डाउट क्लियर? ओके। अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, वेपर प्रेशर की अगर बात करोगे तो बहुत ही सिंपल है वेपर प्रेशर। हम एक और कंटेनर बना रहे हैं इस तरीका से, और इसमें तुम वाटर भर लो या ऐसा सॉल्यूशन भर लो जो वोलाटाइल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसका, वेपर प्रेशर का। लाइट भी कट गया। वेपर प्रेशर को हम वीपी लिखेंगे शॉर्ट में, कहीं कहीं पे तो समझ जाना वेपर प्रेशर। ओके, तो इसमें आप देखोगे इसके ढक्कन को तुम बंद कर दो, ऊपर से कंटेनर लगा दो। ठीक है, कंटेनर हमने लगा दिया और इसे तुम हीट करो। हीट करोगे, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जाएगा, ये बॉयल करना शुरू होगा या इसका वेपर बनेगा, और वेपर बन करके इसके सतह से टकराएंगे। छोटे छोटे वेपर्स मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये हमारा वेपर्स है। आप देखते हो वेपर के साथ ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब यहां ये हमारा लिक्विड है, कोई भी सॉल्यूशन है, लिक्विड से वेपर, क्या बोलते हैं इसको, वेपोराइजेशन प्रोसेस, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। जब यही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। समझना एक एक टर्म को। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर लिक्विड में बदलेगा, है ना। तो इस समय होता यह है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो रेट होता है वेपोराइजेशन का, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन का। जब ये रेट बराबर हो जाता है ना, तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट्स होता है, और इसी प्रेशर का नाम क्या है, वेपर प्रेशर। ओके, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो सिंपल, इसका परिभाषा क्या हो जाए, लाइट आ गया, अब आप अच्छे से, मतलब मुझे अच्छे से दिखेगा स्क्रीन। इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा, द प्रेशर एक्सर्ट्स। एग्जाम में आए ना तो ऐसे ही बनाना, बिल्कुल समझा करके। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स, by the vapor molecule of a liquid over its surface at equilibrium is called vapor pressure। चलो वेपर प्रेशर को हम वीपी लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो लिक्विड के सतह पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन कंडीशन है, किस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जहां पे रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या होता है, बराबर हो जाता है। सिंपल बात याद रखो, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर उतना ज्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन वीक है, कमजोर अट्रैक्शन फोर्स है, तो वेपर में वो ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो वेपराइजेशन, मतलब वेपराइजेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, तो फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही राउल्ट्स का नियम था, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर क्या है, एक प्रकार का मतलब प्रेशर है। तो इसका इंडिकेशन मात्र, फिर से लाइट गया, तो इसका प्रोसेस वगैरह हो जाएगा
इंडिकेट करेंगे हम कैपिटल पी से, लिख लो। प्रेशर्स को, वेपर प्रेशर्स को हम इंडिकेट करेंगे किससे? पी से। वेपर प्रेशर कैपिटल पी से दिखा दो। यूनिट क्या होगा इसका? एटीएम हो जाएगा, याद रखना यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। एमएम ऑफ एचजी हो जाएगा, टोर हो जाएगा, ये सारे इसके यूनिट है, कॉमा दे करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, एटसेट्रा। अब ध्यान रखना यूनिट, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनाने होंगे तो तुम्हें यूनिट मतलब पता होने चाहिए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, कुछ फैक्टर्स के नाम लिख लो जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहली बात, एक नंबर में हम लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो, जो भी लिक्विड लोगे तुम, अगर उसमें वीक इंटरेक्शन है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इफ द, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इफ द attraction force between the liquid molecule are high, then less molecule can escape from the liquid and hence vapor pressure will be less। अगर स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल्स कम वेपर में जाएंगे और वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। एग्जाम्पल समझो इसको, जैसे अगर हम बात करते हैं H2O और H2O के बीच, और एक हम ले लेते हैं HCl और HCl, इसमें किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? तो अगर वेपर प्रेशर की बात हम करें तो कहोगे सर HCl वाले का ज्यादा होगा, H2O का कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि H2O मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, H बॉन्ड बन रहा है, एक एडिशनल फोर्स काम कर रहा है, तो इसके अणु काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, और स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स वेपर में आसानी से नहीं जा पाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। HCl के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है, ओके, और डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, वीक होने की वजह से यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनेगा, वेपर्स मोर होगा, बट यहां पे वेपर्स कम होगा, लेस होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर HCl वाले का ज्यादा होगा, H2O वाले का कम होगा। दूसरा फैक्टर्स है, 2 नंबर में हम देखेंगे, वो होता है टेम्परेचर। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर increases with increase in temperature। बहुत सिंपल, as kinetic energy of molecule increases। ठीक है, सिंपल है। टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं राउल्स लॉ का।
क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ है वो रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, तो हम पहले वेपर प्रेशर समझे और उसके बाद हम राउल्ट्स लॉ समझते हैं। देखो राउल्ट्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है ओनली। पहली बात, जो गैसीय सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन था जिसमें गैस सॉल्वेंट सॉल्यूट था और लिक्विड सॉल्वेंट था, वो था हेनरी का नियम, हेनरी लॉ था। बट यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए और एक वोलेटाइल होना चाहिए कम से कम, मिनिमम। तो सॉल्वेंट तो हमारा वोलेटाइल होगा ही। देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक कंटेनर ले ले, कंटेनर तो इसमें बहुत बनेगा, कंटेनर बना के पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये कंटेनर है, एकदम बहुत इजी है राउल्ट्स लॉ। इसमें लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ, ठीक है, इसको बंद कर दो। बंद नहीं करोगे तो पूरा वेपर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो तुम्हारा वेपर प्रेशर का रीडिंग नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसको बंद करना जरूरी है। यहां पे क्या है, ये हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर, the vapor pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction, है ना। जैसे मान लो इसमें कोई भी लिक्विड सॉल्यूशंस है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो कहता है मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहे, मैथमेटिकली, तो P जो होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती हो जाएगा, और इस चिन्ह को हटाएंगे तो P नॉट एक्स हो जाएगा। ये कहता है राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर या वेपर जो प्रोड्यूस होता है ओनली वोलाटाइल कंपोनेंट से ही होता है। कंपोनेंट दो टाइप का होता है, एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स होता है कि कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म्स वेपर, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है उसका वेपर नहीं बनेगा, सिंपल। देखो और क्या बोला राउल्ट्स लॉ। अगर हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होंगे, इसमें दो चीज, एक होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉलिड सॉल्वेंट ही होता है। अब सॉल्वेंट तो हमें पता है कि वोलाटाइल ही होगा, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है ना, लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का फिजिकल नेचर ही होता है, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट्स, तो वोलाटाइल होगा। लेकिन सॉलिड के लिए कंडीशन है कि ये वोलाटाइल भी हो सकता है, मतलब वेपर बनाने वाला भी हो सकता है, और दूसरा नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर बनेगा, नॉन वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा। अब तुम पानी में चीनी डाल दो, चीनी का वेपर बनेगा, नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। लेकिन तुम वाटर में इथेनॉल मिला दो, बेंजीन मिला दो, मिथेनॉल मिला दो, वेपर बनेगा, दोनों लिक्विड है, ओके। इस हिसाब से नॉन वोलाटाइल सॉलिड का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब। और वोलाटाइल सॉलिड का हो जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, यही सब। तो रॉल्स ने कैलकुलेट किया वेपर प्रेशर्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, इसी में लिख लेते हैं हम लोग, इसको तुम नोट कर लेना।
सब राउल्ट्स लॉ का ही टर्म्स है, टोटल टर्म्स राउल्ट्स लॉ की है। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ए नंबर में किसके लिए, तो अ सॉल्यूशन containing volatile solute एंड सॉल्वेंट, मतलब इसमें सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा। और दूसरा और सॉल्यूशन containing नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो दोनों में लिक्विड ही होगा, वोलाटाइल ही होगा, उसका वेपर बनेगा। वोलाटाइल मतलब क्या, वेपर बनेगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब वेपर नहीं बनेगा। चलो ए नंबर में हम देखते हैं। सबसे पहले जो ए नंबर था, और सॉल्यूशन containing वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो इसमें समझो बात को, इसमें क्या कहा गया है कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्यूट को मान लो ए है, सॉल्वेंट को मान लो बी है। दोनों क्या है, वोलाटाइल है, दोनों का वेपर बन सकता है। अब समझो इस बात को, एक हम बीकर ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस बीकर को ले लिए और इसको ऊपर से तुम ढक्कन लगा दो, इसमें वाटर भर दो, मतलब बिलियन भर दो, सॉल्यूशन को भर दो। इसमें सॉल्यूशन है हमारा ए और प्लस बी है, और दोनों क्या है, वोलाटाइल। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to the sum of partial pressure of each volatile component। ये बात होगी। मतलब अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहे तो बिलियन का जो वेपर प्रेशर होगा, इस टोटल बिलियन का पीएस टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और दोनों का वेपर अगर बनेगा तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ना पड़ेगा। और रॉल्स लॉ ने इससे पहले क्या बोला है, रॉल्स ने क्या बोला कि जो प्योर कंपोनेंट का, जो वोलेटाइल कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली होता है। इसका मतलब होगा कि अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी ए बराबर क्या हो सकता है, पी ए बराबर हो सकता है पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। और पी बी बराबर क्या हो सकता है, पी नॉट बी और एक्स बी। इस हिसाब से जो राउल्ट का नियम जो कहता है, इसके हिसाब से कि जो प्रेशर, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका जो प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पी ए और पी बी है, ए और बी जो कंपोनेंट है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी। अगर ए बी अवयव है तो अगर 1 2 मानोगे तो पी वन बराबर पी नॉट 1 गुने एक्स 1, और पी टू बराबर हो जाएगा पी नॉट 2 एक्स 2। नाउ अगर हम सॉल्यूशन का देखना चाहे टोटल प्रेशर, तो अब क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा ये।
बहुत सिंपल है, सबका मतलब देख लो। P नॉट ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर स्टेट। P नॉट बी का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ये सब क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या था? सॉल्वेंट था। हम मान के चले थे एक्स ए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे हो सकता है ना, सिंपल। तो किसी भी जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। अब ए बी अगर दोनों वोलाटाइल है तो दोनों के जोड़ के बराबर होगा, अगर एक नॉन वोलाटाइल है तो नहीं होगा। अब एक बात और समझो यहाँ पे, सिंस हम जानते हैं ना पहले से कि मोल अंशों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, एक्स ए जोड़ एक्स बी बराबर 1। तो किसी एक का वैल्यू निकाल, तो अगर हम निकालना चाहे यहाँ पे एक्स ए बराबर, तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी। अब इस एक्स ए का मान ना इस पी नॉट ए एक्स ए में पुट कर दो आप, तो ये ऐसा हो जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। इस वैल्यू को हम एक्स ए के मान को यहां पे रख दिए इस जगह पे, ठीक है। तब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा होगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करोगे? तो एक्स बी को कॉमन लेना है, तो पहले एक बार लिख लो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। बस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले लिख दिया। अब लिख सकते हो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और एक्स बी, ऐसा भी होता है। नोट कर लो इसको, ठीक है। अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। अगर हम ग्राफ देखना चाहे इसमें, तो आपको तो पता है कि बिलियन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी ए और जोड़ पी बी के बराबर है। कहने का मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कर लो, क्योंकि दोनों है ना, दोनों अभी अब है ए और बी, तो आपको यहां से भी एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। इधर लिख दो आप वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इधर आप लिख दो मोल फ्रैक्शन। अब देखो पी एस पी ए जो और पी बी है, तो पी नॉट ए एक्स ए, यहां पे आप लिख दो एक्स ए बराबर 0। तो सिंस आपको पता है, क्या पता है आपको कि एक्स ए जोड़ एक्स बी इक्वल टू कितना होता है? 1। तो एक्स ए अगर 0 है तो एक्स बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 होगा। दूसरा कलर ले लो। यही टर्म अगर इधर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि एक्स ए बढ़ करके इस पॉइंट पे 1 हो जाएगा और एक्स बी घट करके 0 हो जाएगा। यही कंडीशन है ना। और फिर तुम एक्स ए से इस एक्स ए की ओर चलो, तो फिर अगर इधर से इधर आप आओगे तो एक्स ए घट करके 0 होगा, तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। अब सिंपल, एक्स बी अगर 1 है यहाँ पे, तो एक्स बी का वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, इसका मतलब है कि पी नॉट बी कहीं पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे पी नॉट बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए 1 है, इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे किसी भी पॉइंट पे क्या आ सकता है? पी नॉट ए आ सकता है। अब जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू बढ़ेगा, एक्स ए 1 की तरफ चलेगा, तो हम यहां से इस लाइन को खींच सकते हैं। देखो मिला दो, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? पी ए का। इस लाइन को आप इस तरीका से मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? पी बी का ग्राफ। और दोनों को क्या करो आप इस तरीका से मिला सकते हो, ये पूरा सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा। पी एस बराबर पी ए जोड़ पी बी।
ये ग्राफ हो जाता है। स्ट्रेट लाइन होता है, ये कैसे होता है, तो बस दोनों ग्राफ का एडिशन है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम एक का खींचोगे, जैसे पी ए बराबर होता है पी नॉट ए और एक्स ए, हेनरी के लॉ के अनुसार, देखो अगर सिंगल खींचता तो एक्स ए इधर इंक्रीज करता और प्रेशर इधर इंक्रीज करेगा पी ए, तो ये जो लाइन खींचाएगा ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, पी नॉट ए होगा। अब यहाँ पे चूंकि पी ए है और यहाँ पे पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स भी दोनों है, तो इसलिए दोनों ग्राफ जुड़ा हुआ है, एक इधर से गया है और एक इस पॉइंट से गया है। ये हो जाता है राउल्स लॉ। तो ये तो हम देख लिए, किसके लिए देखे हम, जब कंपोनेंट हमारा दोनों वोलाटाइल है तब निश्चित को देखा था। कहां पे चला गया राउल्स लॉ, इसको देखें हम। उसके बाद देखें किसको, और सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, इसको देखें। अब बी नंबर को देख लेते हैं कि अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो तब क्या होगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो बी नंबर वाला टर्म हम देख लेते हैं। बी नंबर में क्या आता है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सिंपल है, ये कहना क्या चाहता है, देखो एक कंटेनर आप ले लो, फिगर बना के पढ़ने से ना ठीक रहता है स्टूडेंट, इसलिए आप भी कॉपी में फिगर बनाइए, इस हिसाब से देख लो। इसका ढक्कन लगा दो, नहीं तो वेपर पूरा बाहर चला जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें भी है a प्लस बी, दोनों अवयव है, बट इसमें जो a है, जो हमारा सॉल्यूट है, वो नॉन वोलाटाइल है। अब नॉन वोलाटाइल है तो वेपर नहीं बनेगा, मतलब इसका वेपर बनेगा, वेपर नहीं बनेगा, वेपर लिखे काट देंगे। तो सिंपल, जिसका वेपर बनेगा उसी का वाष्प दाब होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या कहता है इसके लिए, और बी जो है हमारा वो वोलाटाइल है और ए क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन बी पर, वोलाटाइल पे। ए पे सॉलिड पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर बनेंगे, वेपर नहीं बनेगा, और वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर इसके कारण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से होगा, क्योंकि वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर बनेगा और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जिसका वेपर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू, या आप लिख सकते हो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट कहने का मतलब सॉल्वेंट, क्योंकि अब वही बचा। नाउ हम लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पीवी के बराबर होगा। उस समय था पी ए जोड़ पीवी, क्योंकि दोनों वोलाटाइल था, अभी तो सिर्फ सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब है कि पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। देखो ऐसा हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखना चाहोगे तो बन सकता है ग्राफ, इसका भी ग्राफ बन सकता है। अभी यहाँ पे क्या है, पी बी बराबर है पी नॉट बी और एक्स बी, बहुत सिंपल है इसका ग्राफ। ये आधा लाइन है तो आधा ग्राफ होगा, इधर हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, इधर हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर, और इस लाइन से खींच दो, ये हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट बी का ग्राफ, हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से बन सकता है। राउल्स लॉ बहुत आसान था, हमने वेपर प्रेशर को समझा, राउल्स लॉ को समझा, दोनों के लिए देखे, सॉल्यूशंस नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल के लिए। अब चलो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आपसे बन भी जाएगा। कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल का वेपर प्रेशर है, मतलब पी इथेनॉल कितना है, शुद्ध अवस्था में है, क्योंकि कोई भी प्योर कंपोनेंट का मतलब हुआ वो अपने आप में कंपोनेंट जिसका दिया हुआ उसी का।
45 mmHg दिया हुआ है। मैंने अभी मात्रक लिखा था mm ऑफ Hg टोर, ये सब याद रहनी चाहिए अपन, तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चंस में कि कौन प्रेशर है। उसके बाद मिथेनॉल का दे रखा है, तो P नॉट और मिथेनॉल लिख दो, कितना है 88 mm ऑफ Hg। इफ अ सॉल्यूशन कंटेन, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है 92 ग्राम इथेनॉल है। इथेनॉल का सूत्र पता है आपको? नहीं पता है, मैं लिख देता हूं C2H5OH। इथेनॉल कितना है 92 ग्राम और मिथेनॉल कितना है 32 ग्राम। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे ही आप पढ़ो, क्वेश्चंस में डेटा डिपिक्ट करना सीखो। क्वेश्चन से अगर आप डेटा निकालना सीख गए, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। CH3OH, मिथेनॉल कितना है 32 ग्राम। देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें दोनों का वेपर बन सकता है, इथेनॉल और मिथेनॉल का, दोनों लिक्विड है, तो इसका मतलब इसमें सूत्र लगेगा राउल्ट्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर तुम लगाना चाहो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, विलियन का प्रेशर क्या हो जाएगा P नॉट, मतलब इथेनॉल वाला पार्ट, इथेनॉल को 1 मान लो, x1 प्लस P नॉट 2x2, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। बार बार इथेनॉल मिथेनॉल कितना बार लिखोगे, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो दिया हुआ है P नॉट 1 P नॉट 2, बट ये x1 x2 कहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे? यहाँ तो ग्राम में दिया हुआ है, मतलब दोनों का मोल निकालिए, फिर मोलंस निकाल लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन आता है ना बुझने, मोल फ्रैक्शंस आता है आपको। चलो इस लाइन पे हम पढ़ते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सिंपल था, कितना दिया हुआ है C2H5OH दिया हुआ है 92 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकाल लो N1, तो 92 बाई इसका मोलर मास निकालिए, तो मोलर मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा 46 ग्राम। निकाल के देख लेना, 46 ग्राम कितना 2 मोल हुआ। अब मिथेनॉल दिया हुआ है तुम्हें 32 ग्राम, तो इसका N2 निकाल, तो कितना हो जाएगा 32 बाई 32 कितना 1, क्योंकि इसका मोलर मास हो जाएगा तुम्हारा 32 ग्राम। निकाल लेना, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 3 4 तो 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, ऐसे जोड़ करके। अब मोलंस ही तो निकालना है, तो मोलंस क्या होता है, अगर x1 निकालोगे तो जिसका निकालना है 2/3 हो जाएगा टोटल मोल, मतलब x1 का सूत्र होगा N1 जोड़ N1 जोड़ N2। मोलंस तुम्हें आता है, आता ही होगा बुझने। फिर x2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसमें सूत्र में रख दो, कहां पे गया ये, यहीं पे था ना, इस जगह पे रख दो, बस बन जाएगा PS P नॉट 1 x1 P नॉट 2 x2, P नॉट 45 है 88 है, और जो वैल्यू आया है उसको रख देंगे। बहुत सिंपल सा। तो यहां पर तुम रखोगे कैसे हो जाएगा, यहीं पे बना देता हूं थोड़ा सा इसको मिटा करके, इसका तो काम हो ही गया। देखो तुम बनाओगे यहाँ पे, तो PS बराबर लिखोगे P नॉट 1 कितना है 45 गुने x1 कितना आया 2/3 प्लस 88 P नॉट 2 अगुने x2 कितना आया है 1/3। सॉल्व कर लो अब इसको, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। CS का 15 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, और प्लस 3 से डिवाइड कर दो 2 और 9 29 मान लो, तो 29.3 लगभग 3, तो कितना हो जाएगा 59.3 mm ऑफ Hg। ये आंसर आ गया। कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है, इस हिसाब से बन जाएगा। और भी देख लो, एक क्वेश्चन और होगा, हाँ यहाँ पे कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। बोला क्या, प्योर लिक्विड ए। क्वेश्चन से पहले डेटा निकालना सीखो, तब तुम मतलब एग्जाम में भी यही करना है, सबसे पीछे रह जाओगे वैसे नहीं बनाओगे तो। बहुत आसान है। प्योर लिक्विड ए 70 टोर, मतलब क्या, P नॉट ए तुम्हें दे रखा है 70 टोर, इस मात्रक होता है प्रेशर का 27 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे ध्यान नहीं देना। एक सॉल्यूशन है जो B के साथ मिला दिया गया, इसको B के साथ मिला दिया गया, द मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.2, मतलब इसमें बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन जो है ना B का वो 0.2 है। अब बताओ मोल बिलियन में A और B है,
बी का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.8, क्योंकि आपको पता है कि सिंस आपको पता ये है कि एक्स ए जोड़ एक्स बी बराबर होता है 1। अब इसका 0.2 है तो 1 में से घटाओगे तो 0.8 आएगा। माइंड करेंट की तरह काम करना चाहिए तुम्हारा, स्लो काम करेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो तुमसे पूछा क्या है, इस 80 टोर दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन का, पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ है 84 टोर, और दे दिया है पूछ क्या रहा, कैलकुलेट द वैल्यू प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी का पूछ रहा है, मतलब तुमसे पूछ रहा है पी नॉट बी का मान कितना होगा ये आप बता दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस एक ही सूत्र तो लगाना है ना, एक ही सूत्र लगाना है राउल्स लॉ का। राउल्स लॉ का सॉल्यूशन बराबर सूत्र क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो इस सूत्र पे बन जाएगा। चलो दूसरे स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं कैसे बनाओगे तुम, इसी पे उसको मिटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। आज लाइट नहीं ही आया है ना, आपको तो पढ़ने से मतलब है ना, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइट आए नहीं आए उससे क्या मतलब है। तो कैसे बनाओगे तुम, नाउ मैंने लिखा पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, सबका वैल्यू दे रखा है तुम्हें, देखो वैल्यू दे रखा है, सबका दे रखा है वैल्यू, तुम्हें बस वैल्यू पुट करना है इसमें। कहाँ चला गया वो क्वेश्चन, ये था, हाँ यही था ना। देखो पी नॉट 70 टोर दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.8 पी नॉट बी निकालना है, बस बन गया। 70 इंटू 0.8 प्लस पी नॉट बी निकालना ही है इंटू 0.2। देख लो इस सॉल्व, पॉइंट हटाओ, 7 गया 56 प्लस पी नॉट बी गुने 0.2 है, और इधर पी एस कितना है 84 दे रखा था 84, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी बराबर 84 में से 56 को घटा दीजिए है ना, कितना बचेगा 28। 28 बाई 0.2 10 14 मतलब 140 टोर आंसर हो गया। कितना हो गया, पी नॉट बी 140 टोर। चलो इतना क्वेश्चंस बता दिया, आप और भी प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम राउल्स लॉ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हम इसे आगे पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, नहीं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो क्यों करता है उसको देखेंगे। आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तब भूल जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, आप मस्त रहिए। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जबकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे एक एनर्जी मिलता है इससे कुछ और अच्छा करने की, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।